So today we are going to study about the concept of judiciary. Okay, it is a direct topic in your syllabus, and this topic is about Supreme Court. Okay, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ये, तो हम उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन रहते हैं, उसकी पावर्स क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है। ओके, और कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर एंटरिंग इनटू सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पढ़ने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डायरेक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़े से उसके बैकग्राउंड के बारे में चलो जानते हैं कि एक्चुअली में ये सब है क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, या फिर ये जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं पहले। ओके, सो सी, इफ यू सी इन एवरी कंट्री, ओके, अगर आप लोग देखोगे तो एवरी कंट्री में जहाँ पर भी एक कंट्री है, जहाँ पर भी एक कंट्री काम कर रहा है, मतलब एक कंट्री गवर्न हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या देखने को आपको मिलेगा कि देयर इज ए कंट्री एंड दैट कंट्री इज गवर्न और रूल्ड थ्रू सर्टेन लॉज और रूल्स, है कि नहीं है। कोई भी कंट्री जो है, उस कंट्री को गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है कैसे, थ्रू रूल्स, थ्रू लॉज, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज रूल्स के थ्रू गवर्न किया जाता है। यस और नो, एंड दिस accumulation ऑफ लॉज, रूल्स, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जब सारे रूल्स, सारे नियम, सारे कानून एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही बुक में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, तो हर एक कंट्री जो गवर्न होता है, जो रूल होता है, वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे संविधान में जो लॉस लिखे गए हैं, जो रूल्स लिखे गए हैं, उसके द्वारा ही क्या होता है, ये हमारा ये जो कंट्री है, ये गवर्न होता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि ये जो रूल्स है, ये जो लॉस है, इसको बनाएगा कौन, या फिर अगर कभी भी हमें जरूरत पड़ी तो उसमें चेंजेस लाएगा कौन। ओके, इसको बनाएगा कौन, इसको चेंज करेगा कौन, या फिर जब बन गए, चेंज हो गए, तो उसके लोगों के ऊपर लागू करेगा कौन। एंड सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो रूल्स बनते हैं, ये जो नियम बनते हैं, ये अच्छे ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं कि नहीं बने हैं, जो अप्लाई किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि नहीं किया गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा, और ये काम करेगा कौन। So here, my friends, the concept of government comes into the stage. Okay, तो यहाँ पर ये काम को कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, सरकार करता है कि नहीं है। हर देश का एक सरकार रहता है, और यही सरकार क्या करता है, रूल्स बनाने का भी काम करता है, रूल्स को अप्लाई करने का भी काम करता है, और रूल्स को उसको देखने का भी काम करता है कि सही से रूल्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि नहीं बना है। एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। जैसे हमने पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर एक सरकार का तीन अलग अलग ब्रांचेस होता है जो कि काम करता है। पहला हो गया कौन सा, लेजिस्लेचर, जिसको हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। एंड तीसरा हो गया जुडिशियरी, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। यस और नो, यस। लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉस हैं, जो कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें चाहिए, उसको बनाना, रूल मेकिंग करना, लॉ मेकिंग करना, दिस इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, ये जो रूल्स बने हुए हैं, इन रूल्स को अप्लाई करना, कहाँ पर, कंट्री के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर इसको अप्लाई करना, ये काम है किसका, इम्प्लीमेंट करना, ये काम है किसका, एग्जीक्यूटिव का। रूल इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका काम है। अब ये जो लेजिस्लेचर रूल्स मेकिंग कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा हुआ है, ओके, उसको ध्यान में रख के कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी हम क्या करेंगे,
कोई सरकारी जॉब जो है, ओके, गवर्नमेंट जॉब की जो अगर वैकेंसी निकालेंगे, तो हम वहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सारे लोगों को वहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, रेस, किसी के हिसाब से भी हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम जब रूल मेकिंग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज हमने कोई रूल बना दिया, कोई लॉ बना दिया और हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर वो देख के कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, उस चीज को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया को ध्यान में रख के कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कौन चेक करेगा, इसको देखेगा कौन। एंड फॉर दैट वी हैव विथ अस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका। इसका काम है चेक करना। किसको चेक करना? द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के जो बाकी जो दो पार्ट रह गए, इन दोनों को चेक करने का काम है किसका? जुडिशियरी का। समझ में आया सबको? एंड हियर द जुडिशियरी कम्स इनटू एरेना एंड हाउ जुडिशियरी वर्क्स इन ए कंट्री। सो व्हाट इज द जुडिशियरी? व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जुडिशियरी? हाउ जुडिशियरी वर्क्स इन ए country? Who are the members in a judiciary? So we will discuss point by point in this manner. ओके, सो इसके साथ हम आज जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और जुडिशियरी में हम पहले देखने को जा रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका। हमारे देश का जो सबसे बड़ा न्यायपालिका का जो इंस्टीट्यूशन है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करने पर जा रहे हैं। बट उससे पहले, जो भारत में जो न्यायपालिका काम कर रहा है, जो जुडिशियरी काम कर रहा है, उसके सर्टेन फीचर्स हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और आपको ये जानना भी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। सबसे पहला है, इंडिया हैज ए यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। ओके, ये है पहला पॉइंट। ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया क्या है, एक यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ओके, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जुडिशियरी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स आते हैं। दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर वर्किंग इन द जुडिशियरी। ओके, जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियरी में ये सब इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये सारे कोर्ट्स काम कर रहे हैं। सो दे आर व्हाट, दे आर यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स ये सब एक चेन में बंधे हुए हैं। ओके, दे आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। यू कैन सी दे आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। सबसे नीचे कौन आ रहा है? द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स, ये 3 नंबर पोजीशन पे आ रहे हैं। उसके ऊपर कौन आ रहा है? हाई कोर्ट्स आ रहे हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट्स होता है, हमारा उड़ीसा का भी है। वैसे ही हर जगह का अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है। एंड सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर आता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सो देश में एक ही सबसे बड़ा न्यायालय है, वो है कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है। सो दे ऑल आर इंटीग्रेटेड इन ए चेन में ना, सी, एंड दे आर इन ए हायरार्किकल ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में भी है। सबसे पहले कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा। दिस इज हायरार्की ना। इससे ही ऐसे ही ये लोग हैं और ऐसे ही एक चेन में ये लोग सब इंटीग्रेटेड है। ओके, हाउ, ये जब हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ओके, एंड हाँ, अभी इससे क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे एपेक्स या फिर टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन कौन है जुडिशियरी का? सुप्रीम कोर्ट। मिडिल में कौन आता है? हाई कोर्ट। एंड बॉटम में सबसे नीचे कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। डैश इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। आवर इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ओके, ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। यूएसए से हम प्रभावित होके, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हम प्रभावित होके इसके बारे में हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम के बारे में। सो हाउ आवर जुडिशियल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट? सी, द जो अभी मैंने डिस्कस किया था इन दिस स्लाइड, द वर्क ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड।
इट्स सेपरेटेड। लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशियरी का काम अलग है। और इन लोगों को एक-दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके? सो देयर इज़ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी कैसे काम करेगा? जुडिशियरी को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसको इसके मैटर में लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, ओके? सो यहाँ पर क्या होता है, जो जुडिशियरी होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, तो अगर सरकार या फिर जो लेजिस्लेचर या फिर जो एग्जीक्यूटिव है, वो अगर गलत काम करेगा, तो क्या होगा? वो जुडिशरी को बोलेगा कि हाँ, हाँ, हमसे गलती हो गई और हमें ये आप ऐसा मत करो, हमें हमारे बारे में कुछ ये मत बोलो, हमारे खिलाफ मत जाओ और हम हमारा मामला को यहीं पर निपटा दो। तो इससे क्या जिसके साथ गलत हुआ है उसको क्या न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, अन्याय होगा हमारे साथ। ओके? सो यहाँ पर जो दिया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशियल कॉन्सेप्ट दैट मीन्स ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने दायरे में काम करेंगे। वो लोग जुडिशरी के दायरे में नहीं आएँगे या फिर जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। जो गलत काम करेगा, उसको चेक किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा, जो असंवैधानिक काम करेगा, उसको यहाँ पर क्या करा जाएगा? चेक करा जाएगा। ओके? सो दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया आया होगा कि द इंडियन जुडिशियरी हैज़ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। It is maintained in a hierarchical order and it is an independent judicial system. ओके ये फीचर्स आपको ऐसे अरेंज करके दिया हुआ होगा, 3-4 फीचर्स दिया हुआ होगा और उसमें से आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा इंडियन जुडिशियरी का फीचर नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है? ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम, ओके? और उसके साथ और एक ऑप्शंस दे दिया होगा और बोलेगा व्हिच वन इज इनकरेक्ट। तो आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। Okay, so this type of questions may be asked in your exam, so be careful about that. Okay, अब हम नेक्स्ट जाएंगे जो इंडियन जुडिशियरी है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ओके, यहाँ से कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये फैक्चुअल ही होता है। ओके, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे इंडियन जुडिशियरी आज जो हम सुप्रीम कोर्ट देखें, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि डायरेक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट आ गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। इट्स ए प्रोसेस जो कि इवॉल्व होते होते आज हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसे बने हैं। कैसा था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? लेट्स सी। अगर हम जुडिशरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें, उसके हिस्ट्री के बारे में देखें, तो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। याद करो, हमने जब संविधान के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने डिस्कस किया था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि द सुप्रीम कोर्ट of the judicature was established at Calcutta in 1774 for the first time। ये क्वेश्चंस बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में कि कौन से एक्ट के हिसाब से कब पहली बार कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कोई कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस एक्ट के अंडर बना था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। थ्री क्वेश्चंस देखो, एक लाइन से तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका एक फैक्ट है ये कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसके तहत हमारे देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ। आज कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन पहली बार कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ओके, और कब हुआ था? 1774 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? लेट्स सी। अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, okay, high courts were created in provinces, abolished the earlier supreme courts and sadar adalats, making high courts the highest judicial bodies। अब क्या हुआ? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद क्या होता है? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 आता है और इसमें क्या होगा? आपके हाई कोर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। कहाँ पर? प्रोविंसेस पे। प्रोविंसेस मतलब
पहले के टाइम पे जो आज हम जिसको स्टेट्स बोलते हैं, जैसे कि ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनको हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे उसको प्रोविंसेस बोला जाता था। तो हर एक प्रोविंसेस में क्या किया गया है, हाई कोर्ट्स क्रिएटेड किए गए। ओके, और जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट था या फिर सदर अदालत हुआ करते थे, जो लोकल कोर्ट हुआ करते थे, उनको एबोलिश कर दिया गया और हाई कोर्ट को हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी बना दिया गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट्स को इंडिया में पहली बार क्रिएट किया गया था? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है। ओके, बट द रियलिटी कम व्हेन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट से ही जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में लाया गया है। ओके, मैंने जब आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, तब मैंने ये आपको बताया था, है कि नहीं, कि जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये लाया गया है। ये क्वेश्चन हो गया, वन मार्क क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, इन 1935 द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली। देखो अब कोर्ट आ गया कहाँ पर, दिल्ली में आ गया। पहले कहाँ पर हुआ था, 1774 में कलकत्ता में हुआ था। अब वो कहाँ पर आ गया, दिल्ली पे आ गया। ओके, लेकिन तब उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता था, तब क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट कहा जाता था। ओके, सो दिस इज द सेकंड, यहाँ पर जो इस लाइन से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है। ओके, कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था, दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और किस एक्ट के थ्रू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हुआ था। ओके, और एक क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है कि हमने 19 गवर्नमेंट हमने कहाँ से जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बोरो किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड और दैट मे बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस। सो इसके बारे में आप सब अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। ओके, सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। Now, India adopted the Unified Judicial System from the Government of India Act 1935। तो इंडिया ने जो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, जो हमने पहले फीचर पढ़ा था, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, तो हम वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, सी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अभी मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस किया। ओके, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिल गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, 26 जनवरी 1950 में हुआ। और इसने किसको रिप्लेस किया, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया, यहाँ पर क्या बना था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था। यस, दिल्ली में। बट जब इंडिया आजाद हो जाएगा, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड होगा कब, 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, उस दिन ही एस्टैब्लिश्ड होगा। और ये किसको रिप्लेस करेगा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो पहले बना था 1935 में, उसको रिप्लेस करेगा वहीं पर ही, मतलब दिल्ली में ही, वही जगह पर ही ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ओके, और ये किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही आया है। So here the government of India Act 1935 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, यहाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फंक्शनिंग, ओके, ये तो इस दिन एस्टेब्लिश्ड हो गया था, लेकिन फंक्शनिंग करना कब से चालू किया, 28 जनवरी 1950, 2 दिन के बाद। ओके, जब एस्टेब्लिश्ड हुआ 26 जनवरी 1950, उसके ठीक 2 दिन बाद इसने फंक्शनिंग करना चालू कर दिया। तो इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 जनवरी को, ईयर सेम है, 1950 ही है। और फंक्शनिंग करना कब चालू किया इसने, 28 जनवरी को, ईयर सेम है, 1950। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों डेट्स थोड़ा आगे पीछे है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी इज इम्पोर्टेंट इन ए कंट्री,
ओके, गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस जो हैं इसमें जुडिशरी कैसा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने देखा इंडियन जुडिशरी का कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जैसे कि यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ओके, फिर उसके बारे में हमने एक-एक करके उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू पहला जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में 1774 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देन हमने देखा कि हाई कोर्ट्स कैसे एस्टेब्लिश्ड हुए थे। फिर हमने देखा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो तब कैसे जो पहला फेडरल कोर्ट है दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और उसके बाद व्हाट आर द चेंजेस मेड, कैसे चेंजेस हुए, कब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस और कैसे उसने फंक्शनिंग करना चालू किया उसके बारे में हमने पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जुडिशियरी और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। आई थिंक आप लोगों को सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है? सो नाउ वी विल गो इनटू सुप्रीम कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और एक-एक करके देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, इसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ओके? सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कंसीडर्ड एज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। दिस इज द प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रोटेक्टर और द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में आता है। ओके, द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है और द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ भी बोला जाता है। ओके, तो ये याद रखना, ये सब वन लाइनर है। ओके, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है या फिर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है? पार्ट भी में लिखा गया है। 5 नंबर जो पार्ट है उसके बारे में लिखा गया है। ओके, इस पार्ट में पार्ट भी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 124 से 147। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 124, 124 से लेके 147 तक, 147 तक। ओके, इसमें ही इस पार्ट में ही लिखा गया है किसके बारे में, द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, उसके क्या क्या पावर्स है उसके बारे में, सबके बारे में आर्टिकल 124 से 147 और पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बी में ये सब मेंशन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है ये। ओके, किस पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक। ओके, याद रखना ये। नाउ विल सी द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो बनता है, जो कंपोज मतलब उस उसमें कौन कौन आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किस किस को लेके ये किस किस को कंपोज करके सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो इसमें आते हैं कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीजेआई बोलते हैं, सीजेआई बोलते हैं, एंड अदर जजेस। तो एक सीजेआई रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ कुछ अदर जजेस भी रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इन सब को लेके सुप्रीम कोर्ट चलता है, काम करता है। तो ओरिजिनली जब 1950, 26 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ, अगर तब का टाइम पे हम देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ कितना था? 8 था, 8। ओके, 1950 में 8 इसका स्ट्रेंथ था, 8 लोग थे। तो सीजीआई एक हो जाएंगे प्लस 7 अदर जजेस, टोटल हो गए 8। ओके, ऐसे थे। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे, प्रेजेंटली देखेंगे तो स्ट्रेंथ कितना है? 34 है। तो एक हो गए हमारे सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस, तो टोटल हो जाएंगे 34 और ये आगे बढ़ेगा। अभी भी न्यूज़ में आ रहा है कि इसको 37 या फिर 38 किया जाएगा। ठीक है? तो ये आगे और भी बढ़ेगा क्योंकि देखो केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं और हमें जजेस की बहुत ज़रूरत है, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही पॉपुलेशन केसेस इंक्रीज़ होगा, ये भी इंक्रीज़ होता ही जाएगा। ठीक है? Now, the parliament has the power to increase this number progressively based on the workload, जो अभी मैंने बताया कि ये आगे बढ़ भी सकता है।
अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड। वर्कलोड कितना है, केसेस कितना है, कितने हमें जजेस चाहिए, इसके हिसाब से ये बढ़ेगा संख्या। पहले देखो 8 था स्टार्टिंग, अब 34 है और आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन इसको बढ़ाएगा कौन? इसको इंक्रीज करने का जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का, कितने जजेस रहेंगे, इसको इंक्रीज करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर भी है, एग्जाम में पूछा गया है कि किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। बहुत लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ उसको ऑर्डर करते हैं। रियल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होता है। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट number of judges, okay, amendment act 2019 raised the number from 31 to 34। तो लास्ट जो 34 हुआ था, तो उसके पहले कितना था? 31 था और 31 से लास्ट उसको 34 इंक्रीज किया गया था। और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू हुआ था। ओके, लास्ट जो इंक्रीज हुआ था इस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और अदर जजेस उनके साथ रहते हैं। पहले जो जब सुप्रीम कोर्ट बना था ओरिजिनली, तब इसका नंबर 8 था, अभी कितना है? 34 है। ये लास्ट इंक्रीज कब हुआ था? 2019 में हुआ था, थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू हुआ था। और ये जो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये जो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेंथ में, इसका पावर किसके पास है? इसको इंक्रीज करने का पार्लियामेंट के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आप लोग यहाँ से याद रखना। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वी विल सी हाउ दिस जजेस, ये जो 8 जजेस थे या फिर अभी 34 जजेस हैं, ये लोग अपॉइंट कैसे होते हैं? इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट इनको कौन देता है? सो ऑल द जजेस, सॉरी, so all the judges of the Supreme Court of India, including the Chief Justice, okay, all the judges, मतलब CJI plus other judges, जितने भी ये लोग हैं, they all are officially appointed by whom? The President of India. Very very important. इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम, जैसे आप लोगों ने अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि नहीं? जो कि क्या करता है, हमारा राष्ट्रपति जी का निर्वाचन करता है, उनका इलेक्शंस करता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ओके, और वही मेंबर्स क्या करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक उसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम दिए जाएंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, आप डायरेक्ट हाँ प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे काम करते हैं, तो आंसर तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसे फटाक से मत मार देना, वो गलत हो जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, सो ये कोलिजियम सिस्टम फिर क्या है? इसमें कौन कौन आता है? लेट्स सी। कोलिजियम comprises The collegium comprises CJI, the Chief Justice of India, and four senior-most judges of the Supreme Court, and recommends suitable candidates for appointment। तो ये कोलिजियम सिस्टम में कौन आता है? खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं। ओके, और इन सब क्या करते हैं? ये सुइटेबल कैंडिडेट्स कौन कौन है जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, उनका नाम रेकमेंड करते हैं। किसको? राष्ट्रपति जी को, कि हाँ ये इन लोगों का नाम है और इनमें से आप जिसको चाहें आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फिर उससे कुछ मतलब उस रिकमेंडेशन से कुछ लोगों को राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। ओके, सो दिस इज द वे हाउ द अपॉइंटमेंट वर्क्स। ओके, द गवर्नमेंट पास्ड 99th Amendment Act 2014 and created National Judicial Appointment Commission to replace the Collegium। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? एक 99th Amendment Act ये लोग लेके आए थे 2014 में। ओके, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ओके, ये कब बनाया गया था? 2014 में, थ्रू 99th Amendment Act, याद रखना है। ओके,
और ये क्यों लाया गया था? ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसको हटाने के लिए, कि आज से कोलिजियम सिस्टम नहीं रहेगा और क्या रहेगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रहेगा और वही क्या करेगा? जजेस का अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करेगा। मतलब जो काम कोलिजियम सिस्टम करता था, वो काम अब कौन करेगा? एनजेएसी करेगा। But in 2015, the SC, मतलब Supreme Court, struck it down, call it unconstitutional and void because it affected the independence of the judiciary. See, हमने क्या पढ़ा था? पहले ही स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि the Indian judicial system is an independent judicial system और उसमें लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो जो जजेस का जो रिकमेंडेशन काम करने का जो था, वो जो दायित्व था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, वो किसका था? कॉलेजियम सिस्टम का था। कॉलेजियम सिस्टम में कौन आते थे? सीजेआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस आते थे। तो ये जुडिशियरी का काम हो गया। लेकिन थ्रू द एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लेके कौन आया? लेजिस्लेचर लेके आया थ्रू द अमेंडमेंट। ओके, और इसको ये किस पे इंटरफियर करने की उसने ट्राई किया? जुडिशियल के काम में। अगर लेजिस्लेचर जुडिशियल के काम में इंटरफियर करेगा तो इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। ओके, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमारे काम में इंटरफियर नहीं करेंगे और आप यहाँ पर एनजेएसी ला के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ला के हमारा काम को खत्म कर रहे हो, है कि नहीं है? तो यहाँ पर इसको स्ट्रक डाउन किया जाता है। तो लेजिस्लेचर का जो काम हुआ था, जो उसने अमेंडमेंट लाया था, उसको चेक किया कि नहीं किया यहाँ पर? कौन? जुडिशियल, जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट। एंड सो दिस वे द जुडिशियरी वर्क्स इन अ कंट्री। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कैसे चेक करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा लेजिस्लेचर है, वो उससे उल्टा करने जा रहा था। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके? सो दिस इज़ हाउ द जुडिशियल सिस्टम वर्क्स इन अ कंट्री। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज हाउ द अपॉइंटमेंट ऑल्सो मेड। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं जजेस का? प्रेसिडेंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे करते हैं। कोलिजियम सिस्टम किस किस को लेके बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस को लेके बनता था। कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? 99 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। कब? 2014 में। और क्या लाया गया था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था कि रिप्लेस करने के लिए कोलिजियम सिस्टम को। बट ये हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि इनके अपॉइंटमेंट के दौरान और क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, so while appointing the CGI, the president consult other judges of Supreme Court and High Court. तो ये तो कोलिजियम सिस्टम अपना रिकमेंडेशन देगा, लेकिन उसके अलावा भी जब सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है, ओके, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको कंसल्ट करते हैं, उनको पूछते हैं कि हाँ, इनको हमें सीजीआई करना चाहिए क्या? आपका क्या विचार है? ऐसे उन लोगों को पूछेंगे, उनका कंसल्टेशन लेंगे। ओके, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होगा। ओके, जस्ट सिर्फ वो क्या करेंगे? उनसे कंसल्ट करेंगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ या फिर ऐसा सोच रहा हूँ, ये ठीक होगा कि नहीं होगा? आप अपना थोड़ा व्यू दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, ऐसे पूछेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होगा। ओके, नाउ आउटगोइंग सीजीआई, जो मतलब रिटायर करने वाले हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया will generally refer the name of the new CGI or the senior most judge of Supreme Court to the Ministry of Law. तो ये जो प्रोसीजर होता है, सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे तो वो क्या करते हैं? अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनसे थोड़ा सा कंसल्टेशन करते हैं। ओके, ये एक बात हो गया। दूसरा बात ये यहाँ पर हो गया कि जो यूजुअली क्या होता है, जो आउटगोइंग सीजीआई हैं, जो कि रिटायर करके जाने वाले हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट, उनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होता है, उसका नाम वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ, ये हमारे सीनियर मोस्ट जज हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं? इनको सीजीआई बना सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कहते हैं इसके बारे में। ओके, नाउ द लॉ मिनिस्टर discusses this matter in the cabinet meeting with the prime minister after verification.
फिर जब लॉ मिनिस्ट्री को ये रिकमेंड करेंगे, तो लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि सच में वो हैं कि नहीं है, क्या है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में थोड़ा वेरिफिकेशन करेंगे। और फिर वो क्या करेंगे, उसको लेके कैबिनेट जो मीटिंग होता है, जहाँ पर के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स एलोंग विद प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं, वहां पर वो प्रेजेंट करेंगे और वहां पर डिस्कस होगा कि इनका नाम रिकमेंडेशन पे आया है और क्या हमें इनको सीजीआई अपॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा यहाँ वहां पर। Now, the President issues an appointment letter with cabinet approval after consulting the judges of the Supreme Court और High Court. तो फाइनली डिसीजन कौन लेगा, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, प्रेसिडेंट ही देंगे। लेकिन किसके अप्रूवल पे, पहला कैबिनेट का, कैबिनेट अप्रूवल प्लस कंसल्टेशन विथ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनल अप्रूवल होता है। Okay, so this is the way how the president appoint a appoint the chief justice of India. ओके, तो कैसे करते हैं, कैसे मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर इसका होता है। ओके, वो कंसल्टेशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के साथ, फिर कैबिनेट में ये डिस्कस किया जाएगा। ओके, और लास्ट में जिसका नाम फाइनल होगा उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। ओके, so while appointing any judge other than the CJI, the president must consult with Chief Justice of India। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला हो गया सीजीआई का। अब सीजीआई के बाद जो अदर जजेस हैं, हमने अभी पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन है? सीजीआई रहते हैं प्लस अदर जजेस रहते हैं। इस सीजीआई में जब उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट अदर जजेस और कैबिनेट का अप्रूवल लेंगे। लेकिन जब सीजीआई के अलावा जो अदर जजेस हैं, उनका जब अपॉइंटमेंट करेंगे, तब देयर इज दिस इट इज मस्ट टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मस्ट है। ये ना करके वो नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती यहाँ पर। उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सीजेआई को कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है और प्रीवियस ईयर में आया है कि व्हाइल अपॉइंटिंग द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट हुम, किसको कंसल्ट करेंगे ही करेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ओके, सो इस स्लाइड से आपको क्या पता चला कि फाइनल जो अप्रूवल होता है, फाइनल जो अपॉइंटमेंट होता है सीजीआई का, वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। किस-किस के अप्रूवल पे करते हैं? पहला कैबिनेट अप्रूवल के साथ, दूसरा किसका, कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, एंड तीसरा चीज क्या हो गया, जब अदर जजेस का अपॉइंटमेंट का बारी आता है, तब सीजीआई को कंसल्टेशन करना इज मस्ट फॉर प्रेसिडेंट। ओके, बस इतना याद रखना है यहाँ से। लेकिन ये मत भूलना कि चाहे अदर जजेस हो या फिर चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इन सबका फाइनल अपॉइंटमेंट कौन देगा, प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना, भूलना मत। ओके, so the process begin when CJI initiates action to fill a vacancy in the Supreme Court। तो जो अदर जजेस है, ये अभी हम अदर हमने रिलैक्स जो प्रीवियस स्लाइड में है वहां पर हमने पढ़ा, सीजीआई के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे अदर जजेस का। तो अदर जजेस का प्रोसेस कैसे होता है, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, ये था सीजीआई का प्रोसेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोसेस था ये। ओके, अब हम देखेंगे अदर जजेस का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होता है कि पहले क्या होता है, जो सीजीआई है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई से, वो क्या करते हैं, इनिशिएट्स एक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है, जजेस का सीट खाली है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। ओके, नाउ द कोलिजियम सिस्टम किस किस को लेके बना है, सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस, फोर सीनियर जजेस। ओके, तो सीजीआई एंड फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड सुइटेबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट। अब कोलिजियम क्या करेगा, खुद रेकमेंड करेगा कि कौन कौन हमारे क्या हो सकते हैं, परफेक्ट हमारे जो जजेस बन सकते हैं। ओके, नाउ द कोलिजियम ऑल्सो कंसल्ट सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स बिफोर द फाइनलाइजिंग द नेम्स। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो कोलिजियम में जो चीफ जस्टिस हैं और जो चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो अपने आप सारा फाइनल नहीं करेंगे। फाइनल करने से पहले क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे स्टेट में, वहाँ के भी जजेस, सीनियर जजेस के साथ थोड़ा उनका चलता है कि वो लोग बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसका नाम रिकमेंड करें, उनके साथ भी मतलब डिस्कशन होता है। ओके,
एंड द रिकमेंडेशंस आर फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो हमारे केंद्र सरकार है, उसको ये लोग नाम रिकमेंड कर देंगे कि ये हमने फाइनल किया है अपने हिसाब से, अब इनमें से आप उन लोगों को अपॉइंटमेंट दे दीजिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा, जैसे हमने पढ़ा था कैबिनेट मीटिंग होगा, वहाँ पर रिव्यू किया जाएगा एंड मे सीक क्लैरिफिकेशन और रिटर्न नेम्स फॉर रिकंसिडरेशन। उनको अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें इनमें से किसी का नाम हमें हटाना है, कि इनके बारे में थोड़ा और वेरिफिकेशन करना है, तो वो लोग फिर कॉलिजम जो हमारा सिस्टम है उसको पूछ सकते हैं, फिर एक बार पूछ सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर द गवर्नमेंट्स concurrence, the president of India formally approved the appointment। ओके, तो पहले क्या होगा इस प्रोसेस में, अदर जजेस के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले जो कोलिजियम है, ये क्या करेगा, पहले नेम रिकमेंड करेगा, फिर ये कहाँ पर जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगा तो फाइनली प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसको अपॉइंटमेंट दे देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, ऐसे ही आप याद रख सकते हो 3 कीवर्ड्स पे। कोलिजियम सिस्टम है पहला, जिसमें सीजीआई और अदर 4 इम्पोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं। ये लोग नाम फाइनल करेंगे, ये लोग किस-किस को जजेस अपॉइंट करना है उसका नाम फाइनल करेंगे। अब वो सिर्फ अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस से भी पूछेंगे और फाइनली एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और वो हैंडओवर करेंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कैबिनेट मीटिंग पे उसको देखेगा, रिव्यू करेगा कि कौन किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, बैकग्राउंड चेक करेगा, रिव्यू करेगा, सब कुछ करेगा। और जब उनको तसल्ली हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो फिर वो किसको मतलब फॉरवर्ड करेंगे, प्रेसिडेंट जी को फॉरवर्ड करेंगे, राष्ट्रपति जी को। एंड फाइनली राष्ट्रपति जी ही क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा था हाउ सीजीआई अपॉइंटेड, कैसे सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है, थ्रू कैबिनेट अप्रूवल, थ्रू द कंसल्टेशन विद अदर जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड इसको फाइनल कौन करते हैं, वही प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी ही करते हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट देते हैं। ठीक उसी तरह ये अदर जजेस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि उनका कैसे होता है। ओके, सो दिस इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है। क्लियर? यहाँ तक किस-किस का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग मैसेज कर सकते हो किस-किस का अगर डाउट है तो। और अगर समझ में आया तो आप लोग येस बोल के या फिर ये देके कर सकते हो। अच्छा, अभिलिप्सा का क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? सी रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? देखो, पहले क्या होता था, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, तो ब्रिटिशर्स क्यों आए थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। आपको ये पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ये क्यों आया था इंडिया में? बिज़नेस करने के लिए आया था। येस और नो? दे केम हियर फॉर बिज़नेस पर्पज़ ओनली। कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही आए थे, बिज़नेस करने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? बिज़नेस करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की। इन्होंने क्या किया? इंडिया में जो बहुत सारे राजा हैं, जो तभी के टाइम में राजा हुआ करते थे, नवाब, किंग हुआ करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया? पहले तो उनको बहला-फुसला के वहाँ का जो डिफरेंट राइट्स हैं, जैसे कि जो दीवानी राइट्स था या फिर टैक्स कलेक्शन का राइट्स था, ऐसे बहुत सारे राइट्स उन लोगों ने ले लिया। अगर जो राजा माना उन उ इन लोगों की से मतलब वो सहमत हो गया तो आराम से हो गया। नहीं तो इन लोगों ने क्या किया? फिर युद्ध कर दिया। उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ओके, और ऐसे करके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बिजनेस करने आया था, इसने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं, पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया, इसको इसने क्या किया, कंट्रोल करना चालू कर दिया, पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। बहुत सारे एरिया का खुद कंट्रोल ले लिया इसने। आप खुद सोचो, अभी हम जो एप्पल कंपनी है, जिसका हम जो मैकबुक है हो गया, आईफ़ोन हो गया, हम खरीद रहे हैं, ये फ़ॉरेन कंपनी है। ये यहाँ पर बिज़नेस करने आया है और सपोज़ आप सोचो कि ये बिज़नेस करते-करते न नेक्स्ट दिन से हमें कंट्रोल करने लगे। हमें हमारा वो वोटिंग, हमारा जो पॉलिटिकल राइट्स है, इलेक्शंस वगैरह हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, सारे ये कैप्चर कर ली।
ये डिसीजन मेकिंग करने लगे। हमारा जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हमारा जो इकोनॉमिक थिंग्स हैं, जैसे कि कितना टैक्स देना है, क्या करना है, ये सब ये कंट्रोल करने लगे। तो कैसा होगा? है कि नहीं? स सेम हुआ था तब के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ये सिर्फ़ बिज़नेस करने आया था, लेकिन इसने क्या किया? इंडिया को टोटल कंट्रोल करना चालू कर दिया। ओके? ये किसको पता था? अब ये लोग ये कर रहे थे इंडिया में, लेकिन इसके बारे में पता था किसको? ब्रिटेन के जो क्वीन है, ब्रिटेन में जो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको पता है कि इनको हमने भेजा था बिज़नेस करने के लिए, लेकिन ये लोग जाकर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? उल्टा इंडिया को कंट्रोल करने लगे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सारा कंट्रोल ले चुके हैं और युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर। तो इनको थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी मनमानी करेंगे। तो हियर द टू रेगुलेट or to control the East India Company, the British political leaders or political system make the regulating act. ओके इन लोगों ने क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट लेके वो लोग आए थे अब समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है अभिलिप्सा हाँ, ये होता है रेगुलेटिंग एक्ट ओके तो उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग लेके आए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अब ये आगे आगे चेंज होता जाएगा चेंज होता जाएगा चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे करके कब तक चलेगा 1857 तक चलेगा क्यों क्योंकि 1857 में सिपोय म्यूटिनी होगा सिपाही विद्रोह होगा है कि नहीं है अब जब सिपोय म्यूटिनी होगा तो जो ब्रिटेन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम है उसका पूरा आंख वो लोग पूरा हौका-बक्का रह जाएँगे, पूरा उनका आँख खुल जाएगा कि इतना भी बड़ा विद्रोह हमारे खिलाफ हो सकता है, इतना भी बड़ा मतलब स्ट्रगल हमारे खिलाफ, रिवॉल्यूशन हमारे खिलाफ हो सकता है। दे नेवर एक्सपेक्ट सच रिवॉल्यूशन फ्रॉम ए कंट्री लाइक इंडिया और तब वो लोग उनका मतलब माथा ऐसा खिसकेगा, उन लोगों को पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने कितना जुल्म किया होगा, कितना गंदा काम किया होगा इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कि इनके खिलाफ इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है। और तब ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ब्रिटिश क्राउन है, वो बोलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा, आप लोग इसको छोड़ दो। अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं होगा, अब से किसका रूल होगा? ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग जो 1857 की जो बात है, यानी कि 1947 तक, इतना तक हम इसको क्राउन रूल बोलते हैं। क्योंकि ब्रिटेन के जो क्राउन है, ब्रिटेन की जो क्वीन है, उन्होंने खुद रूल किया था इस टाइम पीरियड पे और इससे पहले का जो टाइम पीरियड था, ये कंपनी रूल था। ओके? यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया जो सॉरी इट इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये मतलब रूल करता था और इनको बीच-बीच में रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए थे। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने और इतना ये लोग अपनी मस्ती में उलझ गए, इतना ये लोग अपनी मनमानी करने लगे कि फाइनली 1857 में सीपोए म्यूटिनी हो जाता है ओके सो दिस इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट जो आपने पूछा था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है ओके और किसको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो ओके सो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे तो अब हम देखेंगे अबाउट द क्वालिफिकेशन तो जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जजेस होंगे सीजीआई होंगे या फिर अदर जजेस होंगे तो उनका कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ओके तो क्या क्वालिफिकेशन होगा उनका तो पहला हो गया ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो क्या होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहला दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है उनका कुछ जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके उनका कुछ जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए must have served as a judge of a high court for 5 years ओके तो हाई कोर्ट जज हिसाब से उनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये पहला हो गया और ये अगर नहीं है तो he or she has been an advocate for high court at least for 10 years या फिर उन लोगों को क्या होना चाहिए एडवोकेट के हिसाब से काम करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 years इन ए हाई कोर्ट अगर जज हैं तो 5 ईयर होगा अगर एडवोकेट हैं कितना होगा 10 ईयर होगा ये याद रखना ये यहाँ से क्वेश्चंस बनता है
जहाँ पर एक्सेप्शन दिखे ना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर एक्सेप्शन है देखो, अगर जज हैं हाई कोर्ट के, तो 5 इयर्स का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर वो वाला क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो एडवोकेट अगर हैं हाई कोर्ट का, तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही जाकर क्या होगा, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर जो सीजेआई की पोस्ट के लिए उन लोगों को एलिजिबल माना जा सकता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। दूसरा, आपका आपके पास एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं है, तो एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, जाके आप क्या बन सकते हो, आप बन सकते हो क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज। ओके, इसके अलावा द प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन कैन बी अपॉइंटेड एट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो देखो, प्रेसिडेंट खुद ये चूज करते हैं कुछ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को, कि हाँ, प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि ये मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे तमने जजेस हैं, ऐसे कुछ जजेस हैं कि ये लोग क्या बन सकते हैं, ये लोग आगे जाके हाई को मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं, ये बहुत ही एलिजिबल जजेस हैं, सॉरी मतलब एडवोकेट्स हैं, बहुत ही एलिजिबल लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो ये लोग क्या बन सकते हैं, ये लोग हमारे यहाँ के जजेस बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। तो ये खुद प्रेसिडेंट अपने हिसाब से मानते हैं। ओके, लेकिन ये हाई कोर्ट जजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो 3 तरह के आपके क्राइटेरिया हो गया। एक पहला हो गया, सबको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा अगर आपको जज बनना है। दूसरा, आपके पास एज़ ए जज ऑफ हाई कोर्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का। अगर वो नहीं है, तो फिर एडवोकेट के हिसाब से हाई कोर्ट का आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपको चाहिए होगा। या फिर अगर राष्ट्रपति जी खुद आपको ये माने, आपको ये मतलब डिक्लेयर करें कि हाँ, मेरे हिसाब से ये एक एलिजिबल जज हो सकते हैं और मैं इनका नाम करना चाहूँगा रिकमेंड, तो वो फिर अलग बात है। वो राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज़ ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, बट विथ कंसल्टेशन विथ जो हमने पढ़ा है। ओके, अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर पाएँगे, कंसल्टेशन करना पड़ेगा उनको। ओके, एंड नेक्स्ट वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, देयर इज़ नो मिनिमम एज इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम एज कुछ नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे जब हम लोकसभा या फिर हमारे राज्यसभा या फिर एमएलए, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए हमारा एक मिनिमम एज होता है, 25 इयर्स, 30 इयर्स होता है कि नहीं होता है? यस, लेकिन यहाँ पर कोई मिनिमम एज नहीं है जज बनने के लिए। ओके, सो देयर शुड बी नो मिनिमम एज फॉर बीइंग ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपका कोई मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया है। ओके, याद रखना है ये। Next, a Supreme Court judge must take an oath before the president or an appointed official before assuming office। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो उनको ओथ टेकिंग कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड ऑफिशियल होंगे वो कराएंगे। प्रेसिडेंट जी जिसको, राष्ट्रपति जी जिसको कहेंगे वही करवाए, मतलब वही कराएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, दीज़ आर वेरी, वेरी वन लाइनर क्वेश्चंस कि जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस को ओथ कौन दिलवाएगा? शपथ कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट ही करवाएँगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनके द्वारा जो अपॉइंटेड ऑफिशियल होंगे, वही कराएँगे। ओके, एंड देयर शुड बी नो मिनिमम एज फॉर बीइंग ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज आपको बनने के लिए कोई मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका टेन्योर फिक्स्ड है। आपका टेन्योर फिक्स्ड है। उम, कितने साल तक आप रह सकते हो? एट द एज ऑफ 65, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। 65 एज तक आप मैक्सिमम जज बन सकते हो, उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज क्या है? रिटायरमेंट एज क्या है? 65 इयर्स है। दिस इज वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। ओके, 65 इयर्स आपका एज हो जाएगा, तो आपको रिटायर करना पड़ेगा। ओके, द सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरीज और पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन डिसाइड करता है? कितना होगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने दो चीज की, आप लोग याद रखो। पहला हमने पढ़ा था, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि स्ट्रेंथ कितना इंक्रीज होगा।
अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और सैलरीज और पेंशन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी पार्लियामेंट करता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए पार्लियामेंट के बारे में। मिनिमम एज कोई कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम एज कितना है? 65 ईयर्स ऑफ एज है। ओके, तो ऐसे ही रिटायरमेंट होगा उनका। 65 ईयर्स ऑफ एज हो गए तो उनका रिटायरमेंट होगा। और प्रेसिडेंट ही ओथ टेकिंग करवाते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देते हैं, सब कुछ प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, क्लियर? अब कुछ फैक्चुअल चीजें जो काफी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, कि हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फर्स्ट सीजीआई आफ्टर, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का सबसे पहले जो सीजीआई है, फर्स्ट सीजीआई, उनका नाम क्या है? हरिलाल जेकिशन दास कनिया। ओके, एच जे कनिया भी उनको बोलते हैं। ओके, हरिलाल जेकिशन दास कनिया उनका नाम है। ओके, ये याद रखना, एच जे कनिया बोलते हैं उनको। ये उनका ये हो गए क्या, हमारे देश के पहले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे हो गए, अभी अभी प्रेजेंटली कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, प्रेजेंटली 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन? जस्टिस सूर्यकांत, अभी के टाइम पे जो है। ओके, कि इनका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, सबसे कम टाइम के लिए कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे? के एन सिंह, जस्टिस के एन सिंह बने थे। कितने दिन के लिए? सिर्फ 17 दिन के लिए बने थे, ओनली फॉर 17 डेज। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले सीजीआई कौन है, उनका नाम पूछा जाता है। दूसरा, प्रेजेंट कौन है, अभी के सीजीआई कौन है, उनका नाम पूछा जा सकता है। तीसरा, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन सीजीआई बने थे? के एन सिंह बने थे। और सबसे लंबे पीरियड के लिए कौन बने थे? वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ जी बने थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर। कितना? 7 साल 10 दिन के लिए। अभी तक जितने सीजीआई बने थे, अभी तक कितने? 53 सीजीआई आ चुके हैं। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग थे वाई वी चंद्रचूड़ जी। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप याद रख के जाना। पहले चीफ जस्टिस कौन है, दूसरे चीफ, सॉरी मतलब प्रेजेंट के चीफ जस्टिस कौन है, शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, और सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन है। ओके, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एवरी, नॉट फॉर योर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एवरी एग्जामिनेशन। आगे भी अगर आप कोई एंट्रेंस दोगे तो ये सब में पूछा जाएगा। ओके।